दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे मनोरंजन वाली वीडियो पोस्ट कर सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। इस फिल्म की शुरुआत में हम फिल्म नाम के एक आदमी को उसके साथियों के साथ पिरामिड में देखते हैं, जहां वो पिरामिड की तारीफ करते हुए कहता है कि इसकी संरचना इतनी बारीकी से की गई है कि यदि इसके अंदर की दीवारों को 1 इंच भी खसका दिया जाए तो पूरा पिरामिड गिर सकता है। फ्लिन अब ये सारी चीजें बताते हुए पिरामिड के बाहर आ जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि वो कोई असली पिरामिड नहीं बल्कि उसकी एक नकल है जिसे फ्लिन के कॉलेज के हॉल में स्टूडेंट्स ने बनाया था। फिर कुछ स्टूडेंट्स रस्सी के सहारे उस पिरामिड के ऊपर उसका कैपस्टोन रख देते हैं जो देखने में सोने का बना हुआ लग रहा था। जिसके बाद उन स्टूडेंट्स के प्रोफेसर उन्हें बताते हैं कि हमने असली पिरामिड के पत्थरों का इस्तेमाल करके इस छोटे पिरामिड को बनाया है, जो जानकर सभी ताली बजाने लगते हैं। वहीं अब बाकी स्टूडेंट्स के जाने के बाद फ्लिन अपने प्रोफेसर से कहता है कि मैं यहाँ के ट्रांसलेशन टीम को मैनेज करना चाहता हूँ। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि तुम कई सालों से कॉलेज में ही हो, जबकि तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स बाहर निकलकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहिए। जिस पर फ्लिन कहता है कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। जिसके जवाब में प्रोफेसर कहते हैं कि यदि तुम ये सोचकर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारी माँ को तुम्हारा खर्चा संभालने में काफी परेशानी आएगी, इसलिए मेरी मानो तो अब तुम काम करना शुरू कर दो। जो सुनकर फ्लिन निराश होकर वहां से अपने घर लौट जाता है। दरअसल फ्लिन काफी होनहार स्टूडेंट है, लेकिन अब उसकी उम्र 30 साल की हो चुकी है, जिस कारण उसकी माँ को उसकी हमेशा चिंता लगी रहती है क्योंकि फ्लिन के ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, और वो हमेशा किताबों में ही लगा रहता है और कमाने के लिए कुछ भी नहीं करता। अब आगे हम फ्लिन को उसकी माँ के साथ बात करते देखते हैं कि तभी उनके घर की घंटी बजती है। जिस पर फ्लिन की माँ उसे बताती है कि मैंने अपने सहेली की बेटी डेबरा को तुमसे मिलने के लिए बुलाया है, इसलिए तुम उससे अच्छे से बात करना ताकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाए। इसलिए वो दरवाजा खोलकर डेबरा को अंदर ले आती है, जहां वो उसे फ्लिन के साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। अब उनकी जाती वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहां डेबरा बताती है कि वो एक सोशल वर्कर है, जबकि फ्लिन बताता है कि वो एक स्टूडेंट है। जो जानकर डेबरा उसे सामने से तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो बातों को घुमाकर फ्लिन से कुछ सवाल करती है, जिससे फ्लिन को ये एहसास हो जाता है कि उसे अपनी माँ के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि खुद से कुछ करना चाहिए। फिर इतने में उसकी माँ उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन डेबरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि उसे अपने काम पर जाना है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो फ्लिन को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। अब अगले सीन में हम फ्लिन को उसके कमरे में किताबों के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी माँ चुपके से एक एनवेलप रख देती है। जो फ्लिन को मिलने पर वो देखता है कि उसमें खुद ब खुद शब्द टाइप हो रहे हैं, जहाँ कुछ ही देर में वो खाली कागज शब्दों से बाहर आ जाता है। तब फ्लिन देखता है कि वो एक इंटरव्यू लेटर है जिसमें उसे मेट्रोपॉलिटन पब्लिक लाइब्रेरी में इंटरव्यू के लिए चुना गया है, जो देखकर फ्लिन बहुत खुश होता है क्योंकि उसे किताबों से काफी लगाव है, इसलिए उसके लिए लाइब्रेरी में जॉब लगने से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पर मेट्रोपॉलिटन पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचने पर उसे बहुत सारे लोग देखते हैं जो सभी इंटरव्यू के लिए ही आए हुए थे, जिन्हें देखकर फ्लिन का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और उसकी बारी आने पर वो वहां से जाने लगता है। पर तभी एक अनजान आवाज उसे इंटरव्यू वाले कमरे में आने को कहती है, जिस पर वो उस कमरे में जाकर एक महिला को अपना इंटरव्यू देता है। वो महिला उससे एक ही सवाल पूछती है कि आखिर तुम्हें इस नौकरी के लिए क्यों चुना जाए। जिसके इस सवाल के जवाब में फ्लिन कहता है कि मुझे किताबें बहुत पसंद है और मैं काफी सारे भाषाएं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं इस नौकरी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। लेकिन इतने पर भी इंटरव्यू लेने वाली महिला को उसका जवाब पसंद नहीं आता, इसलिए वो एक बार फिर उससे वही सवाल पूछती है कि तुम्हें इस नौकरी के लिए क्यों चुना जाए। तब फ्लिन अपनी कुर्सी से उठकर उस महिला के पास जाता है और वो उसका चेहरा देखकर उसके बारे में काफी सारी बातें बताता है। यहाँ ने कि फ्लिन लोगों के हाव भाव भी पढ़ सकता है, जिस बात से प्रभावित होकर वो महिला उसे नौकरी पर रखने का विचार बनाती है। पर तभी फ्लिन को एक आदमी की आवाज आती है जो उससे एक और सवाल पूछता है और उस आदमी के सवाल का जवाब देते ही फ्लिन को नौकरी पर रख लिया जाता है। जिसके बाद वो आदमी नेम जडसन उसके सामने आकर उसे अपने साथ अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां हर दरवाजे पर गार्ड्स होते हैं, जिन्हें देखकर फ्लिन जडसन से सवाल करता है कि यहाँ ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनकी सुरक्षा के लिए इतने सारे गार्ड्स रखे गए हैं। जिस पर जडसन बताता है कि जब तुम अपनी आंखों से लाइब्रेरी देखोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। फिर कुछ ही देर में वो दोनों लिफ्ट से निकलकर लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत सारी अनोखी चीजें रखी होती है और उन्हीं चीजों में फ्लिन को एक बॉक्स मिलता है
है, जिसे खोलकर देखने पर उसमें से कोई जादुई चीज बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन समय रहते जूडसन वहां आकर उस बॉक्स को बंद करते हुए फ्लिन से बताता है कि ये एक पेंडोरा बॉक्स है, जिसे हजारों साल पहले एक लड़की ने खोल दिया था, और उसके ऐसा करने पर इस बॉक्स में मौजूद शैतान ने पृथ्वी पर हजारों साल तक राज किया। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस बॉक्स को खोलने की गलती ना करो। आप लाइब्रेरी में और आगे जाने पर फ्लिन को एक्सकैलिबर नाम की तलवार मिलती है, जो एक पत्थर में फंसी हुई थी। तब जूडसन उससे कहता है कि तुम चाहो तो इस तलवार को निकालने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन फ्लिन खुद को उस तलवार के काबिल नहीं मानता, इसलिए उसे निकालने से मना करते हुए कहता है कि मेरी माँ को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मुझे ऐसी अनोखी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई है। पर अब उसके ऐसा कहते ही कोई अदृश्य इंसान उस तलवार को निकालकर फ्लिन के गले पर लगा देता है, जिसके बाद जूडसन उससे कहता है कि तुम ये राज किसी को नहीं बता सकते, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। और फिर फ्लिन उस लाइब्रेरी में ड्यूटी करके शाम को अपने घर लौट आता है। फिर अगले सीन में जूडसन जब लाइब्रेरी में घूम रहा होता है तो उसे सारे गार्ड्स बेहोश मिलते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कोई अनजान शख्स उसे भी बेहोश कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर एक आदमी की तरफ मुड़ जाती है, जिसे दो लोग कोई छड़ी जैसी चीज देते हैं। अब इसके दूसरे दिन लाइब्रेरी में काम करने वाली महिला और फ्लिन को जूडसन बेहोशी की हालत में मिलता है, जो होश में आते ही सबसे पहले सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है। और अब उस कैमरा की फुटेज में वो लोग देखते हैं कि सरपेंट ब्रदरहुड नाम का शैतानी संगठन के लोगों ने स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को लाइब्रेरी से चुरा लिया है। दरअसल स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को काबू करने वाले के पास दुनिया पर हुकूमत करने की शक्ति आ जाएगी, लेकिन सरपेंट ब्रदरहुड ने जो स्पीयर चुराया है वो पूरा स्पीयर नहीं है, क्योंकि बहुत समय पहले लाइब्रेरियंस ने स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के 3 टुकड़े करके उन्हें अलग अलग जगह पर छिपा दिया था, ताकि वो गलत हाथ में ना पड़ जाए। तब जूडसन फ्लिन से कहता है कि हमें कैसे भी करके स्पीयर के बाकी 2 टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लेना होगा, वरना सरपेंट ब्रदरहुड के हाथ वो बाकी टुकड़े लगने पर दुनिया मुसीबत में पड़ जाएगी। जो ऐसा कहकर फ्लिन को बुक ऑफ बर्ड्स नाम की किताब देता है, जिसमें बहुत प्राचीन भाषा है, और उसी में लिखा हुआ है कि स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के बाकी टुकड़े कहाँ छिपाए गए हैं। जिसी के साथ जूडसन उसे ये भी बताता है कि पहला टुकड़ा अमेज़न के जंगल में कहीं है, लेकिन उस टुकड़े तक जाने का रास्ता इस बुक ऑफ बर्ड्स में बताया गया है। अब इसके बाद फिर उस किताब को लेकर अमेज़न जंगल वाली फ्लाइट में बैठ जाता है, जहां उसके पास वाली सीट पर एक खूबसूरत महिला आकर बैठती है, लेकिन कुछ ही देर में फ्लाइट का क्रू उस महिला को अपने साथ ले जाता है। वहीं फ्लाइट के दौरान फ्लिन अपना पूरा समय उस किताब में लिखी भाषा को ही समझने में गुजार देता है, जहां आखिर में उसे वो भाषा समझ भी आ जाती है। पर फ्लाइट की जमीन पर लैंड करने से कुछ देर पहले सरपेंट ब्रदरहुड के लोग उसे पकड़कर बेहोश करने की कोशिश करते हैं, पर उनके ऐसा कर पाने से पहले ही वो खूबसूरत महिला वापस आकर फ्लिन को उन लोगों से बचाते हुए उसके साथ इस फ्लाइट से कूद जाती है। और क्योंकि उनकी फ्लाइट अमेज़न के जंगल के ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए वो लोग पैराशूट की मदद से अमेज़न के जंगल में ही उतरते हैं। अब वहां पहुंचकर वो महिला अपना नाम निकोल बताती है, जिसका काम लाइब्रेरियन को बचाना है, और इसीलिए वो फ्लिन की मदद कर रही है। अब वो दोनों बुक ऑफ बर्ड्स में बताए गए रास्ते की मदद से आगे बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ सरपेंट ब्रदरहुड के लोग भी जंगल में आकर एक लोकल गाइड की मदद से निकोल और फ्लिन का पीछा करने लगते हैं। दरअसल निकोल अपने सामने आने वाले पौधों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी, इसलिए वो गाइड भी उन कटे हुए पौधों की मदद से उनका पीछा करने लगता है। फिर रात के समय निकोल और फ्लिन बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बातों ही बातों में निकोल उसे एडवर्ड के बारे में बताती है, जो पिछला लाइब्रेरियन था। वो शेयर करती कि एडवर्ड बहुत बहादुर और हैंडसम था, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया, और यही मेरी गलती थी, क्योंकि एक रात एडवर्ड के साथ सोने के बाद जब अगली सुबह मेरी नींद खुली तो वो मेरे पास ही नहीं था। तब मैं उसे ढूंढते हुए बाहर निकल गई, जहां सरपेंट ब्रदरहुड के लोगों ने मेरे सामने ही एडवर्ड का गला काट कर उसे जान से मार दिया। अब यहाँ निकोल की बातों से हम समझ पाते हैं कि यदि वो उस रात सोने के बजाय एडवर्ड की सुरक्षा के लिए जाग रही होती तो आज वो जिंदा होता। और अब उनकी बातों के ही दौरान निकोल और फ्लिन को जंगल के आदिवासी पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं, जहाँ फ्लिन नोटिस करता है कि वो लोग पोर्चुगीज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे पोर्चुगीज में बात करके उनका विश्वास जीत लेता है। इसलिए अब सरदार उन्हें रात बिताने की जगह देता है, लेकिन अगली सुबह ही सरपेंट ब्रदरहुड के लोग वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं, जिस पर निकोल फ्लिन को लेकर वहां से भाग निकलती है। अब भागते हुए वो लोग एक खाई तक पहुंच जाते हैं, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी, और तभी उनका पीछा करते हुए सरपेंट ब्रदरहुड के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही वो दोनों
दोनों खाई के नीचे बहती हुई नदी में कूदकर उस नदी के सहारे जंगल में काफी दूर निकल जाते हैं, जहां फ्लिन निकोल से बताता है कि हमें जिस जगह जाना था वो अब बहुत करीब है। फिर उन्हें कुछ दूर जाने पर एक विशालकाय मंदिर मिलता है जो महासभ्यता के लोगों का था। तब फ्लिन उस मंदिर के दीवारों के कुछ पत्थरों को पीछे ढकलकर एक गुप्त रास्ता खोलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें फिर से खाई दिखाई देती है, जो असल में कोई खाई नहीं बल्कि माया सभ्यता के लोगों द्वारा बनाया गया ऑप्टिकल इल्यूजन यानी कि दृष्टि भ्रम होता है। इसलिए फ्लिन और निकोल उस ऑप्टिकल इल्यूजन के ऊपर से चलकर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को हासिल कर लेते हैं। वो लोग अब स्पीयर ऑफ डेस्टिनी को लेकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही सर्पेंट ब्रदरहुड के लोग उन्हें बंदूक के निशाने पर लेकर उस स्पीयर को उनसे छीन लेते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को बंदी बनाकर अपने लीडर के पास ले जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही होता है। यानी कि उसने मरने का झूठा नाटक किया था और उस दिन निकोलन ने जो कुछ देखा वो सिर्फ एक छलावा था। तब एडवर्ड फ्लिन की किताब छीनकर उसमें स्पीयर के तीसरे टुकड़े की लोकेशन पता करने की कोशिश करता है, पर एडवर्ड को उस किताब की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जिस पर फिर वो निकोल को मारने की धमकी देकर फ्लिन से तीसरे टुकड़े का लोकेशन पूछता है, जिसकी जवाब में फ्लिन बता देता है कि वो तीसरा टुकड़ा कैलाश पर्वत पर है। इसलिए अब वो सभी हेलीकॉप्टर की मदद से कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जहां फ्लिन के बताए गए रास्ते पर चलकर वो लोग एक मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहां मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति के अंदर स्पीयर का तीसरा टुकड़ा होता है, जिसे पाने के लिए उन्हें एक पहेली को सुलझाना था। तब फ्लिन उस पहेली को सुलझाकर आखिरी टुकड़ा भी हासिल कर लेता है, जो टुकड़ा एडवर्ड उसे छीन लेता है। अब इससे पहले कि वो निकोल और फ्लिन की जान ले लेता, वहां अचानक में ही भूकंप आ जाता है, जिस बात का फायदा उठाकर निकोल और फ्लिन वहां से भाग निकलते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि निकोल ने उस स्पीयर के आखिरी टुकड़े को हासिल कर लिया है, यानी कि एडवर्ड के पास सिर्फ 2 ही टुकड़े हैं। वहीं अगले सीन में हम फ्लिन को मंगोलिया के एक होटल में देखते हैं, जहां वो जूडसन को बताता है कि स्पीयर का आखिरी टुकड़ा उसके पास सुरक्षित रखा हुआ है, और तभी एक वेटर उसके कमरे में शैंपेन की बोतल लेकर आती है, जो देखकर फ्लिन कहता है कि मैंने ये शैंपेन नहीं मंगवाई। तब निकोल बाथरूम से निकलते हुए बताते कि ये शैंपेन मैंने मंगवाई है, जिसकी बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। पर अगली सुबह फ्लिन देखता है कि उसके कमरे में ना तो निकोल है और ना ही स्पीयर का आखिरी टुकड़ा। दरअसल वो लड़की निकोल नहीं बल्कि सर्पेंट ब्रदरहुड की एक मेंबर थी, जिसने निकोल का रूप बदलकर उससे स्पीयर का आखिरी टुकड़ा को चुरा लिया। जो पता चलते ही फ्लिन उस होटल से निकलकर वापस अपने शहर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि स्पीयर के तीनों टुकड़े को जोड़ने के लिए एडवर्ड को एक पिरामिड की जरूरत लगेगी, और सिंस इजिप्ट के सारे पिरामिड्स का कैपस्टोन चोरी हो चुका है, इसलिए एडवर्ड जरूर फ्लिन के कॉलेज वाले पिरामिड में जाएगा। इसलिए वो जूडसन को लेकर कॉलेज जाता है, जहां एडवर्ड और उसके साथियों ने निकोल को बंदी बनाया होता है, और कुछ ही देर में जैसे ही चांद निकलता है वैसे ही वो पिरामिड चमकने लगता है। तब एडवर्ड उस पिरामिड के अंदर जाकर अपने स्पीयर को आसमान से आने वाली रोशनी में रख के जोड़ देता है, जिसके तुरंत बाद वो स्पीयर से अपने ही एक साथी को जान से मारकर उसकी उम्र खुद में ट्रांसफर कर लेता है। उधर जूडसन और फ्लिन भी पिरामिड के पास आकर एडवर्ड के साथियों से लड़ने लगते हैं, जिसमें निकोल भी उनका साथ देते हुए सर्पेंट ब्रदरहुड के लोगों के खिलाफ लड़ती है, जबकि फ्लिन अंदर जाकर एडवर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड अब काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो उस पर भारी पड़ जाता है। तब फ्लिन एक योजना बनाता है, जिसके तहत वो पिरामिड की दीवार के पास खड़ा होकर एडवर्ड को उकसाता है ताकि वो उस पर वार करे, और एडवर्ड भी उसकी जाल में फंसकर फ्लिन के ऊपर स्पीयर से वार करता है, लेकिन फ्लिन अपनी जगह से हट जाता है, जिससे पिरामिड की दीवार अपनी जगह से खिसक जाती है, जहां कई दीवारों के खिसकने की वजह से वो पिरामिड हिलने लगता है, और आखिर में पिरामिड के ऊपर रखा कैपस्टोन एडवर्ड के ऊपर ही आ गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद फ्लिन और जूडसन उस स्पीयर को वापस से लाइब्रेरी में रख देते हैं, जहां हम फ्लिन को एक्सकैलिबर तलवार को निकालता देखते हैं, यानी कि वो उस तलवार के लायक है। फिर मूवी की आखिरी सीन में हम फ्लिन को उसकी माँ के साथ एक ओपन रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां उसकी माँ पास ही बैठे लड़कियों से अपने बेटे का परिचय करवाने की कोशिश करती है, जिस पर फिर फ्लिन उन्हें निकोल के बारे में बताता है, पर उसकी माँ को कहता है कि उसका बेटा झूठ कह रहा है, और तभी एक बाइक से स्टंट करते हुए निकोल आ जाती है, जो आते ही फ्लिन को किस करके अपने साथ नए एडवेंचर पर ले जाती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी की सीरीज का पहला पार्ट यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस फिल्म की शुरुआत में हम कुछ लोगों को एक पहाड़ी इलाके में देखते हैं, जहां उनके लीडर को पत्थर के नीचे क्रिस्टल स्कल यानी कि क्रिस्टल की खोपड़ी मिलती है। दरअसल इस
इस खोपड़ी में काफी सारी जादुई शक्ति है जिसके प्रयोग से वो दुनिया पर राज करना चाहता था। वहीं थोड़ी दूर पर हम फ्लिन को एक आदमी के साथ देखते हैं और ये दोनों भी उस क्रिस्टल स्कल की तलाश में आए थे, लेकिन अब वो स्कल किसी और के पास है। फिर तभी लीडर उस स्कल को नीचे रखकर अपने साथियों से वापस चलने की तैयारी करने को कहता है, जिस पर फ्लिन और वो आदमी पीछे के रास्ते से वहां आकर उस स्कल को अपने पास रख लेते हैं। अब वो उस स्कल के साथ वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी फ्लिन को सीऑक्स एरोहेड नजर आता है, और क्योंकि उसे ऐसी चीजों में काफी दिलचस्पी थी इसलिए वो उस जगह से भाग निकलने के बजाय उस एरोहेड को देखने लगता है, और उसकी इसी बेवकूफी की वजह से लीडर उन्हें देख लेता है। तब फ्लिन और वो आदमी अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं, जिस पर लीडर और उसके साथी कार और बाइक से उनका पीछा करते हैं, जो देखकर वो दोनों अपने घोड़ों को कच्चे रास्ते की तरफ ले जाते हैं ताकि लीडर और उसके लोग उनका पीछा ना कर पाए। और होता भी ऐसा ही है, जिसके बाद वो दोनों अपने घोड़े सहित एक तालाब में कूदकर वहां से सुरक्षित जगह बच निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ गुंडे एक आदमी का पीछा कर रहे होते हैं, जहां वो आदमी उन लोगों से बचते हुए एक लड़के को कोई बॉक्स जैसी चीज देकर उसे पोस्ट ऑफिस ले जाने को कहता है। जीतने में ही वो गुंडे वहां भी आ जाते हैं, इसलिए वो आदमी उनसे बचने के लिए वापस से भागने लगता है, जबकि वो लड़का उस बॉक्स को लेकर पोस्ट ऑफिस चला जाता है। अब आगे जाकर उस आदमी का कार से दुर्घटना हो जाता है, जिस कारण वो गुंडे पहले तो उसकी तलाशी लेते हैं, पर उस आदमी के पास कुछ भी ना मिलने पर वो लोग उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। इस तरफ लाइब्रेरी में फिन उस क्रिस्टल स्कल को जुडसन के हवाले करते हुए कहता है कि मैंने एक बार फिर से दुनिया को बचाया है, जिस पर जुडसन जवाब देते कि तुमने दुनिया को तो बचाया है, लेकिन तुम काफी लापरवाही भी करते हो, क्योंकि तुम चाहते तो चुपचाप इस स्कल को लेकर यहाँ आ सकते थे, पर सिंस तुम्हें सीऑक्स एरोहेड दिख गया इसलिए तुम वहीं रुक गए, जिस कारण तुमने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने साथी की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया था। जिस पर फ्लिन बचाव में कहता है कि वो सीऑक्स एरोहेड काफी एंटीक चीज है, पर फ्लिन की इस बात पर जुडसन उसे समझाते हैं कि कभी कभी बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमें उन चीजों की कुर्बानियां देनी पड़ती है जो हमें पसंद है। जिसके बाद फ्लिन अपने घर लौट आता है, जहां उसकी माँ ने उसकी जन्मदिन पार्टी रखी होती है, जिस पार्टी में फ्लिन के पिता के सबसे अच्छे दोस्त जेरी भी आते हैं। जेरी फ्लिन को उसके पिता की तस्वीर देते हुए बताते हैं कि तुम्हारे पिता बहुत अच्छे आदमी थे, पर किसी ने उन्हें जान से मार दिया, और निशाने के तौर पर मेरे पास उनकी यही एक तस्वीर थी जिसे मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। वो अब उस तस्वीर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये तस्वीर उस दिन की है जब तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ से पहली बार मिले थे। दरअसल मैं और तुम्हारे पिता एक पार्टी में गए थे, जहाँ हमने तुम्हारी माँ को देखा, जो हम दोनों को ही पहली नजर में पसंद आ गई, लेकिन तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता पसंद आए और इसी के बाद उन्होंने शादी कर ली। आप जेरी आगे शेयर करते हैं कि जिस दिन तुम पैदा हुए उस दिन तुम्हारे पिता ने मुझसे एक कसम लिया था कि यदि तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इसलिए यदि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत लगे तो याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब अगले सीन में फ्लिन अपने पिता की पुरानी तस्वीर देख रहा होता है, जिन तस्वीरों के साथ उसे कुछ पेंटिंग्स भी मिलती है जिसे फ्लिन ने ही बचपन में बनाया था। फिर तभी उसके कमरे में उसकी माँ आती है, जिनसे फ्लिन बताता है कि जब मैं 8 साल का था तो पिताजी मुझे कहानियां सुनाया करते थे और मैं उन कहानियों के आधार पर ड्राइंग्स बनाया करता था। तब फ्लिन की माँ उसे उसके पिता की एक सील देकर बताती है कि ये तुम्हारे पिता की पुश्तैनी सील है, जिस पर फिर फ्लिन उस लॉकेट जैसे दिखने वाली सील को अपने गले में पहन लेता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ कोई अनजान शख्स फ्लिन को बेहोश करके वहाँ से भाग निकलता है, और होश आने पर वो जुडसन को सारी बात बताता है, जो सुनकर जुडसन उनसे सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारे पास से कोई चीज गायब है, जिसके जवाब में फ्लिन बताता है कि किसी ने मेरे लिए एक पोज भेजा था जिसमें एक स्क्रोल था, और उस स्क्रोल में डेविड का सितारा और कुछ प्राचीन निशान बने हुए थे, जो सुनकर जुडसन बताते कि वो राजा सोलोमन की सील थी, जिसकी बात वो फ्लिन को राजा सोलोमन के खजाने के बारे में बताते हैं, जो कहाँ पर ये किसी को नहीं पता, लेकिन प्राचीन कहानियों को माने तो उस खजाने के बारे में सिर्फ 24 लोगों को ही पता है, और वो 24 लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को उस खजाने की लोकेशन बताते चले आ रहे हैं। वहीं उन कहानियों की माने तो वो 24 लोग इस खजाने की रक्षक भी है, क्योंकि उस खजाने में राजा सोलोमन की किताब है, जिसमें लिखे मंत्र उसे समय और ब्रह्मांड की
की चाल को बदला जा सकता है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो उस किताब को पाने वाला व्यक्ति दुनिया को अपने हिसाब से चला सकता है। जो सब जानकर फ्लिन समझ जाता है कि उसे कैसे भी करके राजा सोलोमन की किताब को गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। इसलिए वो खुद उस किताब को हासिल करके लाइब्रेरी में ले आएगा। इस पर अब जूडसन बताते कि तुम्हें अब मोरक्को में रोमन एक्सकवेशन साइट पर जाना होगा, क्योंकि वहीं पर सोलोमन की खजाने का नक्शा छिपाया गया है। इसलिए अब हम फिल्म को मोरक्को में देखते हैं, जहां रोमन एक्सकवेशन साइट पर उसे एमिली नाम की आर्कियोलॉजिस्ट मिलती है, जो फ्लिन से वहां आने की वजह पूछती है, जिस पर फ्लिन उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। वहीं एक आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, जिस कारण उसे फ्लिन पर शक होने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। जबकि इस तरफ एमिली फ्लिन को वहां से भगा देती है। इसलिए वो रात के समय चोरी छुपकर एक बार फिर से उसी साइट पर आता है, पर यहाँ पर एमिली उसके पीछे से आकर कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम फिर यहाँ चले आए, इसलिए तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब एमिली की बात सुनकर फ्लिन कहता है कि मैं यहाँ चोरी करने नहीं बल्कि एक नक्शा ढूंढने आया हूँ, जिसकी मदद से मैं सोलोमन के खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। पर एमिली को उसके बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि सोलोमन के खजाने जैसी चीज सिर्फ किसी कहानियों में ही है, ना कि असल दुनिया में। इसलिए फ्लिन उसको अपनी बातों पर यकीन दिलाने के लिए एक दीवार में बने प्राचीन निशानों की मदद से एक गुप्त रास्ता खोलकर अंदर चला जाता है, जहां उन्हें सोलोमन का नक्शा मिल जाता है, जिसमें लिखी भाषा फ्लिन को समझ नहीं आती। वहीं इतने में वही आदमी जो एक्सकवेशन साइट पर था, वो एमिली और फ्लिन की बातें सुन रहा था और अब वो उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन फ्लिन के गले की सील देखते ही वो रुक जाता है, जिसके बाद वो फ्लिन से बताता है कि ये सील उन 24 लोगों की है, जिन्हें सोलोमन के खजाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि तुम उन 24 लोगों में से किसी एक की वंशज हो। पर तभी वहाँ बाहर की तरफ से कुछ लोगों की आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो फ्लिन को सोलोमन का नक्शा देकर एमिली के साथ वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जाने से पहले वो ये रिवील करता है कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा नक्शा है, इसलिए तुम्हें केन्या के गेदी शहर में एक फॉर्च्यून टेलर से मिलना होगा, जो तुम्हें बाकी का नक्शा देगा, क्योंकि वो भी उन 24 लोगों में से ही एक है। इसलिए अब एमिली और फ्लिन वहां से निकल जाते हैं, जबकि वो आदमी बाकी लोगों को रोकने के लिए वहीं रुकता है। अब वो लोग वहां से निकलकर एक आदमी से लिफ्ट लेते हैं, जहां एमिली भी फ्लिन के साथ चलने की जिद करती है, जिस पर फ्लिन कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। पर उसे नक्शे में लिखी हुई भाषा नहीं समझ आ रही थी, जबकि एमिली को वो भाषा अच्छे से आती थी, इसलिए वो उसे भी मजबूरन साथ ले लेता है। अब अगले सीन में हम उन दोनों को केन्या में एक सफारी बस के अंदर देखते हैं, जो बस सिर्फ कपल्स के लिए ही थी, और उस बस में पीछे की तरफ डेबरा बैठी हुई थी, जो फ्लिन को एमिली के साथ देखकर ये सोचती कि उनकी शादी हो गई है। इसलिए वो सभी लोगों से फ्लिन को बधाई देने को कहती है, जिस पर बस में बैठे सभी लोग एमिली और फ्लिन के ऊपर चावल के दाने बरसाने लगते हैं। जिस बात से परेशान होकर वो दोनों बीच में ही गाड़ी से उतरकर पैदल आगे जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक आदमी का सिर दिखाई देता है, क्योंकि उसके दुश्मनों ने उसे इस तरह जमीन में गाड़ दिया था ताकि वो भूख और प्यास से मारा जाए। लेकिन फ्लिन और एमिली उसे बाहर निकालकर उसकी जान बचाते हैं, जिस पर वो आदमी उन्हें अपना नाम जोमो बताते हुए कहता है कि तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। इसलिए वो उन दोनों की सामान उठाकर जेडी शहर की तरफ चलने लगता है। अब रास्ते में वो लोग एक नाव से नदी पार करते हैं, पर उस नदी में बहुत सारे हिप्पो थे, जो उनकी नाव पर हमला कर देते हैं। तब जोमो फ्लिन की सारे चॉकलेट्स हिप्पो की तरफ फेंकता है, जिससे वो उन पर हमला करना बंद कर देते हैं। और अब यहाँ जोमो बताता है कि हिप्पोस को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। अब थोड़ी दूर और जाकर वो लोग कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं, जहाँ फ्लिन एमिली को वो तस्वीर दिखाता है जो उसने अपने पिता की कहानियों को सुनकर बनाया था। वहीं कुछ देर अब आराम करके वो तीनों पैदल चलते हुए जेडी शहर पहुंच जाते हैं, जहाँ फॉर्च्यून टेलर की दुकान में उन्हें एक आदमी मिलता है, जिसके पास भी फ्लिन जैसे ही लॉकेट होता है। फ्लिन अब उससे मैप का बाकी का हिस्सा मांगता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरे पिता की अचानक से मृत्यु हो जाने के कारण वो मुझसे उस मैप के बारे में नहीं बता पाए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो मैप इसकी दुकान में ही कहीं होगा, इसलिए आप उस मैप को ढूंढने में मेरी मदद करिए। इसलिए फ्लिन दुकान में हर तरफ ढूंढने लगता है, जहाँ उसे वैसी ही एक तस्वीर मिलती है जैसी तस्वीर वो बचपन में बनाया करता था। अब उस तस्वीर के साथ ही उसे एक गोल सी चीज दिखाई देती है, जिसकी बीच में एक छेद बना हुआ था,
जबकि इस तरफ एमिली खिड़की से देखती है कि कुछ गुंडे बंदूक लेकर उसकी दुकान में आ रहे हैं और तभी उसकी नजर दुकान वाले आदमी के जूते पर जाती है, जिससे वो समझ जाती कि ये भी उन्हीं गुंडों का साथी है। इसलिए वो उसे बेहोश करके फ्लिन के साथ वहां से भाग निकलती है, लेकिन भागने से पहले फ्लिन को दुकान में वो नक्शा मिल जाता है। अब वो लोग भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां फ्लिन देखता है कि वहां उसके अंकल जेरी मौजूद हैं, जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। जो सुनकर जेरी उन दोनों को ट्रेन में छिपाकर उन गुंडों से बचा लेते हैं। वहीं अब एमिली उस गोल चीज जिसके बीच में एक छेद था, उसे रोमन एक्सकवेशन साइट पर मिले आधे नक्शे से जोड़कर एक इंस्ट्रूमेंट बना लेती है और तभी उसके पास फ्लिन आकर उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से दुकान में मिले नक्शे को देखता है, जहां थोड़ी ही देर में उसे ये चमकता है कि नक्शा में बनी चीजें म्यूजिक के नोट्स हैं, जबकि उसके हाथ में मौजूद वो इंस्ट्रूमेंट एक म्यूजिकल डिवाइस है। अब ये समझते ही वो उस म्यूजिकल डिवाइस से वही नोट्स बजाता है जो नक्शा पर दिए हुए थे और अब ऐसा करते ही उस नक्शे के ऊपर 3 पहाड़ बन जाते हैं और उन पहाड़ों को 3 चुड़ैलों का पहाड़ कहा जाता है, यानी कि सोलोमन का खजाना उसी पहाड़ में। वहीं अब एमिली फ्लिन से प्रभावित होकर उसे किस कर देती है, जिसके बाद वो तुरंत 3 चुड़ैलों के पहाड़ पर जाते हैं, जहां फ्लिन को अपनी ड्राइंग वाला पेड़ नजर आता है, जिससे उसे सारी बात समझ आ जाती है कि उसके पिता बचपन में जो कहानियां सुनाते थे वो इसी जगह की थी, यानी कि वो उसे बचपन से ही ट्रेनिंग देना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी हत्या कर दी। अब वो इस पेड़ के पास बने गुप्त रास्ते से होकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं, जहां नीचे की तरफ लावा बह रहा होता है और उस लावे के ऊपर एक पतला सा रास्ता बना होता है, जिससे होकर वो दोनों सामने की तरफ बने सोलोमन के खजाने वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि सोलोमन की मूर्ति मिलती है, जो देखकर एमिली निराश हो जाती है। पर तभी फ्लिन देखता है कि मूर्ति में एक सांचा बना हुआ है, इसलिए वो उस सांचे में अपनी सील लगाता है, जिससे एक और गुप्त रास्ता खुल जाता है और अब उसके अंदर जाते उन्हें बहुत सारा खजाना दिखाई देता है और साथ ही साथ वहाँ सोलोमन की जादुई किताब भी होती है, जिसे फ्लिन तुरंत उठा लेता है। पर इतने में ही वहाँ दुकान वाले गुंडे जेरी को बंधक बनाकर ले आते हैं और वो उसे मारते हुए फ्लिन से वो किताब की मांग करते हैं, जिस पर फ्लिन जेरी को बचाने के लिए वो किताब उनके हवाले कर देता है। पर अब किताब मिलते ही वो गुंडा उस किताब को जेरी के हवाले कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि जेरी ही उनका लीडर है। अब जेरी रिवील करता है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को गोली मारी थी, क्योंकि वो मुझसे इस किताब की लोकेशन नहीं बता रहा था। साथ ही साथ वो ये भी रिवील करता है कि उसे ये किताब इसलिए चाहिए क्योंकि वो पास को बदलकर फ्लिन की माँ को पाना चाहता था, यानी कि वो समय को कुछ इस तरह से बदलता जिससे जवानी के समय में ही फ्लिन की माँ जेरी से प्यार कर बैठती, जिसके बाद वो एमिली और फ्लिन को पास ही बने एक ट्रैप में कैद करके खुद उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। वहीं ये ट्रैप एक चेंबर की तरह था, जिसमें पानी भरने लगता है और पानी भरने की वजह से फ्लिन बेहोश हो जाता है, लेकिन होश आने पर खुद को सही सलामत पाता है। दरअसल जोमो ने उन दोनों की जान बचा ली थी, क्योंकि वो जेरी की ही तरह लगातार उन दोनों का पीछा कर रहा था और अब वो तीनों जेरी को रोकने के लिए उस किताब को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाते हैं। लेकिन जोमो बिना कुछ सोचे समझे जेरी के आदमियों से लड़ पड़ता है, जिसमें एमिली भी उसका साथ देती है, जबकि फ्लिन जेरी के पास पहुंचकर उस किताब को गिरा देता है, जिससे जेरी आगे के मंत्र नहीं पढ़ पाता। लेकिन अब तक उसने बहुत सारी आत्माओं को वहां बुला लिया था, जो आगे का मंत्र पूरा होते ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती। पर अब फ्लिन उस किताब को लेकर लावा में फेंकने की धमकी देता है, जिस पर जेरी उसे लालच दिलाता है कि तुम इस अनमोल किताब को आग में मत फेंको, बल्कि खुद आगे के मंत्र पढ़कर अपने पिता को वापस से जिंदा कर लो। इसलिए फ्लिन उसकी बातों में आकर आगे का मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन एमिली के बहुत समझाने पर वो उस किताब को बहते हुए लावे में फेंक देता है, जिसके पीछे बेवकूफ जेरी भी लावा में कूदकर मारा जाता है। अब आगे हम एमिली और फ्लिन को जोमो के साथ देखते हैं, जहां वो लोग जोमो से कहते हैं कि जिस तरह हमने तुम्हारी जान बचाई उसी तरह तुमने भी हमारी जान बचाई, इसलिए अब तुम हमारी फिक्र छोड़कर अपने परिवार के पास जाओ। वहीं अब जोमो के जाते ही एमिली फ्लिन से बताती है कि मैं रानी शीबा के प्राचीन अवशेषों की खोज के लिए तुनिशिया जा रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। अब मूवी के
आखिरी सीन में हम फ्लिन को जुडसन के साथ देखते हैं, जहाँ जुडसन फ्लिन के ऊपर गर्व करते हुए कहते हैं कि तुम चाहते तो अपने पिता को वापस पा सकते थे, लेकिन तुमने अपने फायदे के बारे में ना सोचकर उस किताब को नष्ट करके दुनिया को बचा लिया। यानी कि तुम एक अच्छे लाइब्रेरियन ही नहीं बल्कि महान लाइब्रेरियन हो। जिसकी बात वो लोग आखिर में बात करते हुए आगे चले जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मिस्टीरियस मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब इस पार्ट की शुरुआत में फ्लिन एक बिल्डिंग वाली जगह पर जाता है जहाँ एंटीक चीजों की बोली लगाई जा रही थी। वो अब शालिन को कॉल करके बताता है कि उन्हें जिस पोर्सेलेन वास की तलाश थी उसकी बोली लगाई जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर मेसन और उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद है। जो सुनकर शालिन कहती है कि मेसन के हाथ वो वास नहीं लगना चाहिए, इसलिए कैसे भी करके तुम उस वास को हासिल कर लो। इसलिए फ्लिन खुद भी बोली लगाने के लिए वहीं बैठ जाता है और अब जैसे ही वास की बिडिंग शुरू होती है वैसे ही फ्लिन की गर्लफ्रेंड कैटी उसे कॉल कर रेस्टोरेंट में पहुंचने को कहती है, क्योंकि फ्लिन ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने का वादा किया था। लेकिन वो इस समय बिल्डिंग हॉल में फंसा हुआ होने के कारण कैटी से बहाना बनाते हुए कहता है कि वो लाइब्रेरी के काम में फंसा हुआ है, जिस पर कैटी कहती है कि तुम ना मिलने का 100 बहाना बनाते हो। जिस बात पर फ्लिन भी ऊंची आवाज में 100 बोल देता है, जिससे बिट शुरू करने वाले आदमी को लगता है कि फ्लिन ने 100 गुना ऊंची बोली लगाई है, जिस पर फिर मेसन और ऊंची बिट लगाता है। लेकिन आखिर में फ्लिन उस वास को 1 मिलियन पाउंड्स में खरीद लेता है। अब ये पैसे लाइब्रेरी को ही भरने थे, जिस कारण शालिन इतने सारे रकम देखकर बेहोश हो जाती है। वहीं आगे हम देखते हैं कि फ्लिन को वो वास मिल गया है, जिसे तोड़कर वो उसके अंदर से पारस पत्थर निकालता है। इस पारस पत्थर को एक रहस्यमय कपड़े में रखा गया था, वरना ये बाकी चीजों के संपर्क में आते ही उसे सोने का बना देगा। फिर तभी मेसन अपने बॉडीगार्ड के साथ आकर फ्लिन से वो पारस पत्थर मांगते हुए बताता है कि एक बार मेरे बॉडीगार्ड ने लापरवाही करके इस पत्थर को छू दिया था, जिससे उसके हाथ सोने के बन गए। लेकिन फ्लिन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर ये कहता है कि मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना है। जो सुनते ही मेसन का बॉडीगार्ड फ्लिन का गला दबाने लगता है, जिस पर फ्लिन अपनी जेब से पारस पत्थर निकालकर उसे एक तकिए से टच करता है और उस तकिए को सोने का बना देता है, जिसकी मदद से वो मेसन के बॉडीगार्ड के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर आखिर में उसके और मेसन के बीच तलवारबाजी होती है, जिसमें फ्लिन उसे हराकर वो पारस पत्थर अपने साथ ले जाता है। अब अगले सीन में हम फ्लिन को रेस्टोरेंट में देखते हैं, लेकिन तब तक कैटी वहां से जा चुकी होती है। दरअसल लाइब्रेरियन होने के नाते फ्लिन को अलग अलग मिशन पर जाना पड़ता था, जिस कारण वो कैटी को समय नहीं दे पाता, इसलिए उसने परेशान होकर फ्लिन को ही छोड़ दिया। अब इस बात से दुखी होकर वो पारस पत्थर के साथ लाइब्रेरी जाने के लिए निकल पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को एक सीक्रेट जगह पर किसी ताबूत के साथ देखते हैं, जहां जुडसन फ्लिन को एक नए मिशन के बारे में बता ही रहा था कि तभी फ्लिन गुस्से में सवाल करता है कि क्या मेरी निजी जिंदगी है या नहीं, क्योंकि मैं जब से लाइब्रेरी में आया हूँ तब से कई लड़कियां मुझे छोड़कर जा चुकी है और इसकी वजह यह है कि मैं उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा। इस पर जुडसन उसे समझाते हैं कि अब ये लाइब्रेरी तुम्हारी जिंदगी है, क्योंकि दुनिया को बचाने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन फ्लिन कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वो नए मिशन पर जाने से साफ इनकार कर देता है। तब शालिन और जुडसन फ्लिन को कुछ दिनों की छुट्टी देते हैं ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। वहीं अगले सीन में हम एक अपाहिज प्रोफेसर नेम लाजलो को यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते हुए देखते हैं, जहां लाजलो अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री पढ़ाते हुए व्लाड नाम के शख्स के बारे में बता रहे होते हैं। व्लाड के बारे में ये मान्यता थी कि वो दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर था और उसे ही लोग ड्रैकुला के नाम से भी बुलाते थे। फिर उनके लेक्चर के बाद वहाँ कुबिचेक नाम का रशियन आदमी आता है, जिसने हाल ही में रशियन स्पाई एजेंसी यानी कि केजीबी से इस्तीफा दिया था। कुबिचेक प्रोफेसर से बताता है कि उसे व्लाड का ताबूत मिल चुका है, जिसे प्रूव करने के लिए वो उन्हें कुछ नक्शा देता है, जिसमें एक नक्शा फ्रेंच मॉक्स का था। तब प्रोफेसर देखते हैं कि उस नक्शे में जूडस चैलिस की लोकेशन बताई गई है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं। दरअसल कुबिचेक प्रोफेसर की मदद से जूडस चैलिस को खोजकर ड्रैकुला को फिर से जिंदा करना चाहता था। उधर फ्लिन अपनी छुट्टियां बिताने के लिए न्यू ऑर्लियंस नाम के शहर आ जाता है, जहाँ रात के समय जब वो एक क्लब में था तो उसे सिमोन नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो उस क्लब में गाना गा रही होती है। फ्लिन अब उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, जबकि उसी समय कुबिचेक प्रोफेसर की मदद से उस क्लब तक आ पहुंचता है, जहां प्रोफेसर बताते हैं कि नक्शे के हिसाब से ये जगह एक मोनेस्ट्री है, जहां चैलिस को छुपाया गया है। जिस पर कुबिचेक हंसते हुए कहता है कि अमेरिकन्स ने चर्च को नाइट क्लब बना दिया। जिसके बाद हम क्लब के अंदर फ्लिन को सिमोन से बात करते देखते हैं, जहां बातों ही बातों में सिमोन उसे क्लब के अंदर के हिस्से में ले जाती है, जो अब भी एक चर्च ही था।
वहाँ आते ही सिमोन एक चाबी की मदद से चर्च में बने गुप्त तिजोरी को खोलकर उसमें से एक मार्कर निकालती है, जिसे वो फ्लिन को देते हुए कहती है कि इसे तुम रखो। जो सुनकर फ्लिन हैरान होते हुए सवाल करता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, पर इसका सिमोन कोई जवाब नहीं देती। और इतने में ही वहाँ कोबिचेक की आदमी आकर फ्लिन से वो मार्कर उन्हें देने को कहते हैं, जिस पर फ्लिन से वो मार्कर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो उसे वापस उठाकर उन सभी को चकमा देते हुए सिमोन के साथ वहाँ से भाग निकलता है। अब उनके जाते ही क्यूबिचेक प्रोफेसर के साथ वहाँ आता है, जहाँ प्रोफेसर देखते हैं कि जिस जगह पर मार्कर गिरा था वहाँ वैक्स होने के कारण उस वैक्स पर मार्कर का निशान बन गया था। यानी कि अब उन्हें मार्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग उस वैक्स की मदद से हूबहू वैसा ही मार्कर बनवा सकते हैं। अब आगे हम फ्लिन और सिमोन को देखते हैं, जो कुछ समय न्यू ऑर्लिन्स में घूमने के बाद फ्लिन के रूम में इंटीमेट होते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुबिकेज का एक आदमी जब रात के समय पहरा दे रहा था तो कोई खतरनाक जीव उसे जान से मारकर वहां से भाग निकलता है। अब दूसरे दिन फ्लिन की नींद खुलने पर वो देखता है कि सिमोन वहां से जा चुकी है और उसने फ्लिन के लिए गुलाब का फूल छोड़ रखा है, जिसके साथ ही वो मार्कर भी होता है। तब फ्लिन उस मार्कर पर लिखे शब्दों को समझने के लिए जूडसन की मदद लेता है, जहां हम जूडसन को बार बार अपनी जगह बदलते देखते हैं, जिससे फ्लिन के साथ साथ हम भी समझ पाते हैं कि जूडसन कोई आम इंसान नहीं बल्कि उसमें कुछ खास तरह की शक्तियां हैं। अब मार्कर पर लिखी पहेली की मदद से फ्लिन एक पुराने कब्रिस्तान में जाकर एक चेहरे को ढूंढता है, जिसमें कॉइन डालते ही वो चेहरा बाहर निकल आता है। तब फ्लिन को उसके अंदर से कोई प्राचीन आर्टिफैक्ट मिलती है, जिसे लेकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही रशियंस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ क्यूबिकेज उससे वो आर्टिफैक्ट छीन लेता है। दरअसल ये आर्टिफैक्ट एक कॉइन होता है जिसमें 500 साल पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसके बाद कुबिचेक फ्लिन को अपनी योजना बताता है कि वो जूडस चैलिस को ढूंढकर व्लाड ड्रैकुला को जिंदा करना चाहता है, ताकि उसकी मदद से वो रशिया को फिर से सबसे शक्तिशाली देश बना दे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जूडस चैलिस होगा ड्रैकुला उसकी सारी बात मानेगा, जिसका मतलब ये है कि कुबिचेक ड्रैकुला को कंट्रोल करके अपना काम करवाना चाहता है। अब सिंस कुबिचेक ने फ्लिन से वो 500 साल पुराना कॉइन ले लिया था, इसलिए अब उसे फ्लिन की जरूरत नहीं थी। इसलिए वो अपने साथियों को आदेश देता है कि वो फ्लिन को जान से मार दे, जिस पर फ्लिन कहता है कि उस कॉइन पर 500 साल पुरानी भाषा लिखी हुई है, जिसे समझना तुम्हारे पास की बात नहीं है, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। जिस पर फिर कुबिचेक प्रोफेसर को वहां लाता है, जिन्हें देखते ही फिर उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने आपकी बहुत सी किताबें पढ़ी है। और उसकी बात के बीच में कुबिचेक बोल पड़ता है कि प्रोफेसर के होते हुए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए कुबिचेक अपने साथियों को वहां बुलाता है ताकि वो फ्लिन को कुछ इस तरह से मारे जिससे पुलिस को लगे कि वो एक दुर्घटना में मारा गया। पर तब उसका एक साथी वहां आता है, जिसे देखकर कुबिचेक सवाल करता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, जिसके जवाब में वो बताता है कि हमारे कई सारे साथी अचानक में ही कहीं गायब हो गए। जिसकी इस बात पर कुबिचेक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देता और वहां से चला जाता है। आप कुबिचेक के जाते ही उसका साथी फ्लिन को धतूरा पिलाकर उसे बताता है कि हम तुम्हें कार में बिठाकर नदी में फेंक देंगे, जिससे पुलिस को लगेगा कि तुम नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए नदी में डूब गए। पर तब तक फ्लिन खुद को आजाद करके वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद वो प्रोफेसर के कमरे में जाकर उनके साथ उस कॉइन पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता है, जहां थोड़ी देर में फ्लिन को चमकता है कि वो कोई असली कॉइन नहीं बल्कि एक लेंस है, जिसे मोमबत्ती की रोशनी पे रखने पर उन्हें मॉर्गस बे नाम की जगह का पता चलता है। यानी कि उस चैलिस को मॉर्गस बे में छुपाया गया है। और अब धातुरे का असर होने के कारण फ्लिन वहां से नशे की हालत में चला जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर कुबिकेज के लोग उसके सामने आ जाते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते कि तभी वहाँ सिमोन आकर फ्लिन की मदद करती है। तब फ्लिन किसी तरह कुबिकेज के आदमियों को चकमा देकर सिमोन को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। फिर एक सुरक्षित जगह पहुंचकर वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन सिमोन की सांसें थम चुकी होती है, जो देखकर फिर रोने लगता है। और तभी वो अचानक से उठकर बैठ जाती है, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि फिर धातुरे के नशे में वहीं सो जाता है। अब अगली सुबह वो खुद को सिमोन के घर में पाता है, जहाँ सिमोन को जिंदा देखकर वो उससे सवाल करता है कि तुम तो कल मर चुकी थी और मैंने खुद देखा था कि तुम्हारी दिल की धड़कन रुक चुकी थी, तो आज तुम जिंदा कैसे हो गई। जिस पर सिमोन रिवील करती है कि मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ, जिसका मतलब ये है कि सिमोन एक वैम्पायर है, जो पता चलते ही फ्लिन उससे डरने लगता है। तब सिमोन उसे ढेर सारा खून दिखाकर बताती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि मेरे पास पहले से ही ढेर सारा खून मौजूद है।
फिर वो फिल्म को अपने वैम्पायर बनने की कहानी बताती है कि किस तरह एक बुरे वैम्पायर ने उसे 400 साल पहले काट कर एक वैम्पायर में बदल दिया, जिस कारण उसकी जिंदगी तबाह हो गई, क्योंकि जिन लोगों से भी वो प्यार करती थी वो सिमोन के सामने मरते गए, लेकिन वो अब भी जिंदा है। अब इसके बाद फिर उसके घर में लगी पुरानी तस्वीरों को देखने लगता है, जिसमें एक तस्वीर सबसे पहले लाइब्रेरियन की होती है। सिमोन उसे बताती कि आज से 2000 साल पहले इसी लाइब्रेरियन, जिसका नाम यहोड़ा है, उसने पृथ्वी पर लाइब्रेरी को बनाया था। और अब यहोड़ा नाम सुनकर फिर कहता है कि जूडसन को हिब्रू भाषा में यहोड़ा कहते हैं, यानी कि जूडसन ही सबसे पहला लाइब्रेरियन है, जिसके अंदर काफी सारी चमत्कारी शक्तियां भी है और इसीलिए वो कहीं भी आ जा सकता था और एक ही समय में कई जगह मौजूद भी रह सकता था। अब अगले सीन में हम फिल्म को सिमोन के साथ मॉगस बे नाम की जगह पर देखते हैं, जहां वो दोनों एक छोटी नाव की मदद से एक शिप तक पहुंचते हैं जो लेटिव नाम के समुद्री लुटेरे का होता है। उन्हें अब उस शिप में एक लॉकर मिलता है जिसके ऊपर फ्रेंच भाषा में एक पहेली लिखी थी। अब उस पहेली को सुलझाकर फिल्म उस लॉकर को खोलता है जिसके अंदर जुडेस चालीस को रखा हुआ था, पर अब उस चालीस को देखते ही सिमोन वैम्पायर में बदलने लगती है, इसलिए फिर उसकी नजरों के सामने से चालीस को हटा देता है। इतने में ही कोबिचेक अपने लोगों और प्रोफेसर के साथ वहां आकर फ्लिन से वो चालीस छीन लेता है और यहाँ पर कोबिचेक एक क्रॉस की मदद से सिमोन को खुद से दूर रखे हुए था। वहीं सिमोन प्रोफेसर को देखते ही अपने डरावने दांत निकाल लेती है, जो देखकर फिल्म को लगता है कि सिमोन इसलिए प्रोफेसर पर गुस्सा कर रही है क्योंकि वो ही कोबिचेक को यहाँ लाई है। अब इसके बाद वो लोग सिमोन और फिल्म को उसी शिप में कैद करके चालीस को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और तब फिल्म शिप में रखे हुए कुछ सामान की मदद से बारूद बनाकर पायरेट्स की तोप की मदद से दरवाजे को तोड़ देता है। फिर सिमोन और फिल्म वहाँ से निकलकर अपनी बोट तक आते हैं, जहाँ सिमोन अकेले ही उस बोट को लेकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर फिल्म को लगता है कि सिमोन उस चालीस की मदद से खुद को शक्तिशाली बनाना चाहती है। अब किसी तरह वो वापस से शहर में आकर रात के समय वो कोबिचेक के अड्डे पर जाता है जहाँ सिमोन पहले से मौजूद थी। वो सिमोन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, जिसके जवाब में सिमोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब उसे बचाने के लिए किया था। और तभी उनकी आवाज सुनकर कोबिचेक के लोग उन दोनों को पकड़कर व्लाड ड्रैकुला के ताबूत के पास ले आते हैं। यहाँ कोबिचेक फिल्म के खून को चालीस में डालकर उस खून को ड्रैकुला के ऊपर डालता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। तभी प्रोफेसर उस चालीस वाले खून को पीकर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जो देखकर कोबिचेक को लगता है कि प्रोफेसर ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो प्रोफेसर पर हमला करता है और इसके जवाब में प्रोफेसर उसका खून पीकर उसे ही मार देते हैं। और अब यहाँ प्रोफेसर रिवील करते हैं कि मेरा नाम प्रोफेसर नहीं बल्कि मैं ही व्लाड ड्रैकुला हूँ। वहीं सिमोन फिर से रिवील करते कि प्रोफेसर ने उसे वैम्पायर बनाया था, जिसकी बात व्लाड बताता है कि 1829 में दुनिया भर में कोलेरा फैल गया था और इंसानों का इन्फेक्टेड खून पीने के कारण वो अपाहिज हो गया, जिससे उसकी शक्तियां भी खत्म हो गई। इसलिए उसे चालीस की तलाश थी ताकि वो वापस से ठीक होकर इंसानों का शिकार कर सके। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि कोबिचेक के साथियों को मारने वाला प्रोफेसर यानी कि व्लाड ही था। इधर कोबिचेक भी वैम्पायर बन चुका होता है जो उन लोगों पर हमला करता है, लेकिन फिर किसी तरह बाकी लोगों को बचाकर वहाँ से बाहर निकलता है। पर बाहर जाने पर भी उसे व्लाड मिलता है जो उसे मारने ही वाला था कि तभी सिमोन वहाँ आकर उसे लड़ने लगती है, जबकि फिल्म को पास ही एक एस्पेन नाम का पेड़ मिलता है। दरअसल एस्पेन की पेड़ की लकड़ी से ही व्लाड को मारा जा सकता था, इसलिए फिल्म उसकी लकड़ी को तोड़ लेता है। दूसरी तरफ कोबिचेक का साथी वैम्पायर बने कोबिचेक को एक बॉम्ब धमाके में गिरा देता है, जबकि इस तरफ फिल्म व्लाड को चालीस दिखाते हुए कहता है कि अब मेरे पास ही चालीस है, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो सुनकर व्लाड कहता है कि ये सिर्फ एक अफवाह है क्योंकि चालीस को कंट्रोल करने वाला मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। और ऐसा कहकर वो फिल्म के हाथ से चालीस ले लेता है, लेकिन चालाक फिल्म दूसरे हाथ से व्लाड के सीने में एस्पेन पेड़ की लकड़ी को घुसाकर उसे जान से मार देता है। तब सिमोन उससे कहती है कि मैं व्लाड से बदला लेना चाहती थी और क्योंकि अब वो मर चुका है इसलिए मेरा बदला पूरा हुआ और अब मेरी आखिरी इच्छा ये कि मैं तुम्हारे साथ उगता सूरज देखना चाहती हूँ। जिस पर फिल्म सिमोन के साथ उगता सूरज देखता है, जबकि सूरज की रोशनी पड़ते ही सिमोन जलकर नष्ट हो जाती है। अब मूवी की आखिरी सीन में फिल्म जूडसन को बताता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ यहोड़ा, और फिर इसी के साथ ये फैंटेसी सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसी तरह के और भी मूवीज देखने हैं तो इनका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।